आप बहुत खुश हैं इस हवाले से। 46 कंट्रीज विद अराउंड 1000 टीम्स और उसमें पोजीशन लेना मेरे ख्याल से ये बड़े एजाज़ और एजाज़ की बात है। पाकिस्तान की हिस्ट्री है, जब तीसरी चौथी इनिंग्स आती है पाकिस्तान की टीम बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप होती है। सड़कें कराची की बन रही हैं, कब तक बन जाएंगी? First of all, the mayor and the commissioner, they're very proactive. अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। जी आया नूब, खैर आगले भली करे आया। वशत के दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ सोनिया सुंदस और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। उम्मीद करते हैं कि आपका दिन आज का बहुत अच्छा इसका आगाज़ हुआ होगा, क्योंकि वीकेंड सबने बड़ा ज़बरदस्त बनाया, सैटरडे एंड संडे। तो भाई सबकी सैटरडे की छुट्टियां नहीं होती लक्ष्मण, कुछ तो आना पड़ता है। लेकिन भाई अब संडे सबका बड़ा अच्छा गुजरा होगा। तो आज की जो प्रोग्राम का हम आगाज़ कर रहे हैं उसमें दो अच्छी या सीखने वाली बातें हैं सोनिया जी। अच्छा बिल्कुल, एक तो वो है वर्ल्ड डे फॉर बुलिंग, है ना फैसल? Yes. तो इसके लिए क्या हो सकता है? वर्ल्ड डे ऑफ बुलिंग प्रिवेंशन जो है वो मनाया इसलिए जाता है ताकि आगाही दी जा सके कि चाहे आप स्कूल के हों, चाहे आप कॉलेज के स्टूडेंट हो या फिर आप किसी वर्क प्लेस पे हों, आपको किसी भी तौर पे अपने पीयर्स, अपने कलीग्स, अपने को स्टूडेंट्स के साथ इस तरह का रवैया नहीं रखना चाहिए कि उनकी हौसला शिकनी हो। स्कूल और कॉलेजेस में तो रैगिंग हो जाती है और ऑफिसेज में आपको पता है कि किस तरीके का रवैया रखा जाता है। तो अगर आप किसी के बॉस हैं या अगर आप किसी के टीचर हैं या फिर किसी सीनियर क्लास के हैं तो प्लीज़ बुली ना करें, बल्कि लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आएं। क्योंकि इससे मेंटल स्ट्रेस भी बहुत हाई हो जाता है और लोग सुसाइड तक कर देते हैं। और इसके साथ साथ एक दूसरा भी अहम दिन है, वो क्या दिन है? भाई दूसरा दिन है आज वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे भी मनाया जा रहा है। वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे यानी कि फ़नो तामीर का आलमी दिन। वैसे तो इसमें दो कोई राय है ही नहीं कि पाकिस्तान जो है वो मुगलिया दौर से लेकर मोहनजोदड़ो तक हमारा जो फ़नो तामीर के ऐसे लाजवाब शाहकार मौजूद हैं कि क्या ही बात है। फ्रॉम 5000 साल पुराना मोहनजोदड़ो, रीसेंट मुगलिया दौर, और इवन अभी आजकल भी बहुत सारी अच्छी इमारतें हमारे यहाँ बन रही। तो खैर इस सब पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे बड़ी खबर पे। कराची में खौफ के साए बरकरार। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब ऑयल टैंकर में धमाका, 3 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। मुराद अली शाह का वज़ीर दाखिला को फोन, इंक्वायरी का हुक्म। इंग्लैंड मेहमान, पाकिस्तान मेजबान। सरजमीन मुल्तान पर आज से शाहीनों का नया इम्तिहान। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का आगाज जो है वो आज से होगा। पहले टेस्ट में कप्तान शान मसूद जीत के लिए कौन सी नई हिकमत अमली अपनाएंगे, प्रोग्राम में बात होगी। गजा पर इसराइली हमलों का 1 साल मुकम्मल। इंफ्रास्ट्रक्चर, अस्पताल, रोड्स सभी कुछ तबाहाली का शिकार। दुनिया भर में फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरे, फौरी जंग बंदी का मुतालबा। इस 1 साल में क्या कुछ हुआ, प्रोग्राम में तफसीली बात होगी। और रोबोटिक के आलमी मुकाबलों में पाकिस्तान का बड़ा कारनामा, होनहार तलबा ने दूसरी पोजीशन अपने नाम कर ली। वर्ल्ड रोबोटिक ओलंपियाड की कहानी सुनवाएंगे उन्हीं की ज़बानी। तो प्रोग्राम का करते हैं आगाज़, और कराची से आज हम आगाज़ करेंगे। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब ऑयल टैंकर जोरदार धमाके से फट गया, 3 अफराद जाँ बहक और 10 इसमें जख्मी हुए हैं। धमाके से 4 से ज़ायद गाड़ियां तबाह हुई, दरख्तों को आग लग गई। धमाका शहर में दूर दूर तक सुना गया और ये धमाका इतना जोरदार था कि एतराफ़ में रहने वाले लोग घरों से बाहर निकल आए। शारा फैसल, मलीर, गुलशन इकबाल, डिफेंस दीगर इलाकों तक आवाज़ सुनी गई। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। जय वक़्त पे मौजूद हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ साद शरीफ। साथ इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पे बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एग्ज़िट गेट के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ, जहाँ रात गए एक हादसा पेश आया, जिस हादसे में एक ऑयल टैंकर में आग लगी, जिसके बाद एक ब्लास्ट हुआ जिसकी आवाज़ दूर दराज के इलाकों में भी सुनी गई। और उसके बाद यहाँ पर एक खौफ तारी हुआ शहरियों के भी दिल में। जबकि अगर बात की जाए तो आसपास के क्या क्या चीज़ें मुतासिर हुई,
जिनमें सबसे पहले 7 से 8 गाड़ियां जलकर खाकसार हो गई। उन गाड़ियों के अंदर जो लोग मौजूद थे वो भी शदीद इससे मुतासिर हुए, जिसकी वजह से तकरीबन 10 से ज़ायद लोग इस हादसे में शदीद ज़ख्मी हुए, जिनको रात गए जिला अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है, जिसमें 3 लोग जहाँ बहक हुए जिनको जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रात गए यहाँ पर इस जगह का जायज़ा लेने के लिए पुलिस की तरफ से भी आला हुकाम की जानिब से यहाँ पर जाए वक़ुआ का दौरा किया गया, जबकि DIG ईस्ट गुलाम मुसर महेसर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अभी हम जायज़ा ले रहे हैं, जबकि कोई भी बात करना कबल वक्त होगा कि आग किस वजूहात से लगी है और आग लगने से क्या क्या नुकसानात हो चुके हैं। जबकि उनकी जानिब से ये भी बताया गया कि जो लोग ज़ख्मी हैं उनके अंदर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार भी मौजूद हैं। साद शरीफ आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे। अब ज़रा आप सियासत का रुख कर लेते हैं, और कहा जाता है ना कि झूठ के पैर नहीं होते। अब अली अमीन गंडापुर की हिरासत के तमाम दावे धरे के धरे रह गए और वो कल अज खुद KP असम्बली पहुँच गए। फिर फैसल पॉइंट ये है कि तहरीक इंसाफ के एहतजाज का वक्त और मकाम बहुत ही मानी खेज़ है। शंघाई ताउन तंजीम के अहम इजलास की तैयारियां हो रही हैं, जबकि मुख्तलिफ ममालिक से हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान इस्लामाबाद तशरीफ़ लेकर आ रहे हैं। एब्सोल्युटली। ऐसे में इंतशारी एहतजाज की कॉल देना मुल्क दुश्मनी नहीं तो और क्या है। अब खबर ये भी है कि तहरीक इंसाफ के एहतजाज में अफगान शहरियों की शमूलियत हुई, हथियारों की मौजूदगी भी रही, साथ साथ मुल्क दुश्मनी की इंतहा तो ये रही कि बैरिस्टर सैफ ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को अपने एहतजाज में शिरकत और खिताब की दावत भी दे डाली। इसी वाले से हम बात कर लेते हैं रहनुमा मुस्लिम लीग नून इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद है। इकबाल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा, पहला नुकता यही है कि तहरीक इंसाफ का एहतजाज का वक्त और मकाम जो है वो बहुत मायने खेज़ है। अब शंघाई ताउन तंजीम का अहम इजलास है, इस मौके पर मुख्तलिफ ममालिक के जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं वो इस्लामाबाद तशरीफ़ ला रहे हैं। ऐसे में ऐसी एहतजाज की कॉल देना मुल्क दुश्मनी नहीं तो और क्या है? बिल्कुल जी, देखें हम तो कभी भी ये चीज़ नहीं चाहते कि हम किसी जमात को मुल्क दुश्मन करार दें, लेकिन अगर उसकी एक्टिविटीज़ ऐसी हों जो कि मुल्क के लिए खुदा न खास्ता नुकसानदेह साबित हो रही हैं और मुल्क के हालात ख़राब हो रहे हैं, ख़राब क्या तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं, ये फिर ये हुआ कि ये तो मुल्क दुश्मन अनासर में गिने जा सकते हैं। अगर ये मुल्क दुश्मन अनासर में गिने जाएंगे तो फिर तो देखें कि हमारी इंशाल्लाह ये नहीं है कि हम कुछ घबरा गए हैं और सिक्योरिटी पोजीशन हमारी को कमजोर है। हम तैयार हैं। आपने सुना होगा कल से चल रहा है मीडिया पे भी, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने कैटेगोरिकली कहा है कि हम पहले तो नहीं चाहते कि किसी जमात को हम अपने जो उसके हुकूक हैं आज़ादाना वो करने, जदोजहद करने के लिए और अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए, लेकिन अगर वो एक लिमिट क्रॉस करते हैं तो फिर जिस तरह हमारे यहाँ के KPK के चीफ मिनिस्टर साहब ने जो किया, उसके साथ जो कुछ उन्होंने वहाँ पर कदम उठाया वो भी आपके सामने है। और इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट के स्ट्रेट अवे गिरफ्तारी की बात, लेकिन फिर उन्होंने हमारी हुकूमत ने ये समझा कि चाहे चीफ मिनिस्टर, हम इनको ये कहते हैं कि गिरफ्तारी पार्लियामेंट के थ्रू करनी पड़ेगी, तो हम इसको तहवील में ले लेते हैं। तो उनको तहवील में ले लिया गया, फिर तहवील में ले लिया गया, लेकिन उसके साथ फिर और स्टोरीज बनी कि वो भाग गए, ये हैं वो हैं, वो देखा जाएगा इंशाल्लाह। वो चीज़ें कहीं बिल्कुल ऐसी काफ़ी स्टोरीज जो हैं वो सुनने में आ रही हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज में अफगान शहरियों की शमूलियत और हथियारों की मौजूदगी, उनके पुरअमन होने के दावों पर भी एक सवालिया निशान है। देखिए ना जी, ये तो यही हम कह रहे हैं ना कि इन्होंने तो सारे लिमिट्स क्रॉस कर दिए और बीच में इन्होंने जो अफगान नेशनल्स को शामिल किया है, तो ये एक एडिशनल सबूत हो गया है इनके खिलाफ कि ये उन लोगों को जो दहशतगर्द हैं, अफगान को हमने देखें इस मुल्क में हमने अफगान को रखा है अल्लाह की तरफ से लाखों के हिसाब से। आज भी कह सकते हैं कि 40-50 लाख अफगान यहाँ पाकिस्तान में हमने उनको जगह भी दी, उनको रखा भी, उनको फैसिलिटीज भी दी, उनको काम भी दिया, उनको खाने पीने का भी
बंदोबस्त हुआ, कभी वो हम ये नहीं कह सकते कि उनको खाने पीने की कोई चीज़ नहीं मिली, लेकिन ये है कि अगर वो जो इनके दहशतगर्द एलिमेंट्स जो हैं उनसे लेकर वो ये आदमी साथ ले आए हैं, तो वो नेचुरली उनके खिलाफ तो हम अच्छा भरपूर झगड़ा साहब, एक बात ये भी है ना कि ऐसा जो एहतजाज है उससे हमारी मईशत और मामूल ज़िंदगी जो है उस पर मनफी असर पड़ता है। अब इस पर भी ज़रा मैं चाहूँगा कि आप अपना ज़रूर बात कीजिए। जी हाँ बिल्कुल, देखें जी, ये हमारी जो बुनियादी इस वक्त मसला है हमारा, वो मईशत का है। हमने अपनी मईशत को मजबूत करना है, क्योंकि तमाम मसाइल का हल जो है वो मईशत को मजबूत करने में पड़ा हुआ है। और इसी के लिए हम जो डिफरेंट दोस्त ममालिक हैं और उनसे जो माशाल्लाह मिल रही हैं इंस्टॉलमेंट्स, और दूसरा कि आप NFC का भी देख लें कि वहाँ वो भी अपना पूरा वो कर रही है। IMF के साथ भी बातचीत जो है वो चल रही है। IMF के बगैर चलना तो खैर अगर कोई कहे तो वो मुश्किल होगा, क्योंकि ऑल्दो हमारी हुकूमत इंशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब ने तो बड़ा कैटेगोरिकली अनाउंस कर दिया है कि दिस इज़ द लास्ट टाइम कि हम जाएंगे उसके पास, IMF के पास। इंशाल्लाह हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने माजी में भी ये साबित किया था कि मियां नवाज शरीफ साहब जो आए थे और मुल्क जो है तो वो दिवालिया होने की तरफ चला गया था, तो उन्होंने संभाला भी। और जी बिल्कुल इकबाल साहब, अल्लाह करे कि कभी हमें IMF के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े दोबारा। लेकिन मेरा एक सवाल है, कभी बैरिस्टर सैफ साहब ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को अपने एहतजाज में शिरकत की दावत दी और ख़िताब की भी दावत दी, और उनको तहरीक इंसाफ की सियासत का पोल खुलना समझा जाए, या क्या नतीजा ख़ास किया जाए सारी कार्रवाई का? देखिए ना जी, तहरीक इंसाफ की सियासत अगर वो जो ये कन्वेंशन हो रहा है, ये तो बहुत अहम वो है, पूरी माशाल्लाह दुनिया के नुमाइंदे यहाँ इसमें आ रहे हैं और शिरकत कर रहे हैं, तो ये एक दूसरा कदम उठाया इन्होंने ये बात करके। उनका इंटीरियर मिनिस्टर भी जो है तो वो भी शिरकत करेगा। वो हमारी अगर कोई ऐसी इनकी तरफ से वो ना हो, तो हम अगर इनवाइट करें तो वो दोनों की उसके गारंटीज हो तो वो दूसरी बात होती है। लेकिन ऐसा करके उनको इनवाइट करना, मेरे ख्याल में कि वो भी ऐसी बात नहीं करते। और बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। और यकीनन इस तरह के जो मामलात हैं अब देखने ये भी पड़ेंगे, क्योंकि एक जानिब मुल्क की मईशत के मामलात हैं और दूसरी जानिब अगर इस तरह के एहतजाज चलते रहे तो किस तरीके से मामलात आगे बढ़ाएंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का जो सरबराही इजलास है उसमें भारत की शिरकत के ऐलान के बाद नई दिल्ली के साफ़ी और सिफारती हलकों में सरगर्मियाँ जो हैं वो बढ़ गई हैं। और पाकिस्तान में किसी इजलास में भारत की शिरकत के फैसले के बाद ये सवाल किया जाने लगा है कि क्या दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात पर जमी सर्द मोहरी की बर्फ़ पिघल रही है, और क्या इस दौरे के बाद दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में किसी पेशरफ्त आने का इम्कान है? मुबस्सिरीन इन सवालों के जवाब देने से फ़िलहाल कासिर रहते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग भी लग रहा है। भारतीय सफारतकार का कहना है कि भारत ने जयशंकर को पाकिस्तान भेजने का ऐलान करके बाहमी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की ख्वाहिश का इशारा दिया है। ख़ुद भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी पाकिस्तान आने के लिए बहुत एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं, और वज़ीर ख़ारजा से भारत में कई सवालात भी हो रहे हैं। बिल्कुल, और वो साथ में उनके बड़े दिलचस्प जवाबात भी दे रहे हैं। और SJ जो शंकर हैं उन्होंने पाकिस्तान जाने के लिए कहा, बड़े एक्साइटमेंट शो की कि मैं पाकिस्तान के लिए तैयारियां कर रहा हूं जाने के लिए। और आप कहीं जाते हैं तो आप बाकायदा प्लानिंग करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर के इंतखाबी नताइज जो हैं
वो शदीद हैरान कौन होने वाले हैं, क्योंकि कश्मीर में ऐसा पहली बार हो रहा है कि मरकज़ में जिसकी हुकूमत हो उसको अवामी हिमायत नहीं मिल रही है और भारतीय जनता पार्टी को कई हलकों में बदतरीन शिकस्त और इंडियन कांग्रेस को वाज़े बरतरी की उम्मीद है। मकबूजा रियासत में रियासती असम्बली की 90 नशिस्तों पर इलेक्शन का तीसरा और आखिरी मरहला मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन के मुकर्ररा वक्त पर एग्जिट पोल सामने आना शुरू भी हो गए हैं। बट माय अगेन जो मेरा एक इस पर एक टेक है वो ये है कि जयशंकर आ रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको याद है कि बिलावल भी गए थे, तो इट वाज जस्ट अकॉर्डिंग टू मी इट्स जस्ट टिट फॉर टैट। अगर नरेंद्र मोदी का आना होता तो फिर शायद कुछ मामलात हो सकते थे, लेकिन खैर देर आयत दुरुस्त आयत, कुछ भी हो एटलीस्ट वो आ तो रहे हैं। और जयशंकर के आने के बाद कम से कम हम ये कह सकेंगे कि अब जब आपके भारतीय वज़ीर ख़ारजा आ सकते हैं तो भारतीय क्रिकेट टीम क्यों नहीं आ सकती। इसी वाले से लेंगे एक ब्रेक और दोबारा हाजिर होंगे। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तानी तलबा ने एक मरतबा फिर आर्मी सतह पर मुल्क का नाम जो है वो फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। आप बहुत खुश हैं इस हवाले से। देयर आर थिंग्स दैट वी कांट से ऑन स्क्रीन, क्योंकि ऑफ स्क्रीन ऐसा कुछ हो रहा था, लेकिन जो हो रहा है पूरी दुनिया में वो ये है कि पाकिस्तानी जो टैलेंट है वो पूरी दुनिया में उसका डंका बज रहा है। अब इस बार इटली में होने वाला जो था वर्ल्ड रोबोट ओलंपियाड, उसमें होनहार तलबा ने दूसरी पोजीशन हासिल की है। हमारे साथ मौजूद हैं सईद अख्तर साहब, कोच रोबोटिक टीम, हिबा नूर कप्तान रोबोटिक टीम, दुआ बहजाद रोबोटिक टीम से मेंबर हैं और एक रोबोटिक टीम मेंबर एक और भी हैं अबूजर भट्टी, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। वेलकम करते हैं भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेलकम टू द शो। ज़बरदस्त आप लोगों ने कारनामा दूसरी बार सर अंजाम दिया है, कैसा फील कर रहे हैं आप? जी डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी बहुत ज़्यादा। लास्ट टाइम हम लोगों ने फर्स्ट पोजीशन ली थी डेनमार्क में, हमारा इवेंट हुआ था, डिफरेंट टीम थी लेकिन हमारा ही इंस्टीट्यूट था, और इस टाइम हम लोगों ने सेकंड पोजीशन फ्यूचर इनोवेटर्स में ली है, तो बहुत खुशी है। ऑलराइट, अच्छा मैं पूछना चाहूँगा हिबा नूर से कि माशाल्लाह से वो वीडियो जो थी ना वो भी जब सरफेस हुई तो हमें बड़ा अच्छा लगा, बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आया। मुझे बताएं कि रोबोटिक्स आजकल बच्चों का रुझान इस जानिब बहुत ज़्यादा आ रहा है। इंटरनेशनल जब आप कम्पीट करने जाते हैं तो कौन से दूसरे ऐसे ममालिक हैं जो बड़ा अच्छा कर रहे रोबोटिक्स में? पाकिस्तान का उन ममालिक में अच्छा परफॉर्म करना इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी गुड थिंग। जब हमारी टीम बेसिकली वहाँ गई थी तो काफ़ी ममालिक थे, जैसे पोलैंड, हंगरी, रोमेनिया, जो डिफरेंट ममालिक से टीम्स आई थी, उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था क्योंकि उन पर रिसोर्सेज काफ़ी थी कंपेयर टू हमारे मुल्क से जो टीम की थी। तो लेकिन मैं और मेरी टीम, हम जितने भी रिसोर्सेज हमारे स्कूल ने हमें प्रोवाइड की थी, हमने उन्हीं रिसोर्सेज के साथ एक साथ मेहनत करके, अच्छी प्रिपरेशन करके, हमारा जो बूथ, हमारा स्टॉल था उससे भी बहुत अच्छा हमने डेकोरेट किया, हमारी प्रेजेंटेशन, और जो हमारा रोबोट इटसेल्फ था उसको भी हमने काफ़ी अच्छी तरह बना के हमने मेक श्योर किया कि जितनी हमारे पास चीज़ें हैं उसके साथ ही हम अपना वेल आगे प्रेजेंट करें। एंड अल्हम्दुलिल्लाह कंपेयर टू दूसरी कंट्रीज जिनके पास हमसे बेहतर रिसोर्सेज थी, हम उनको भी करके सेकंड पोजीशन ले आए। ज़बरदस्त। अच्छा अब भट्टी साहब आप बताएं कि व्हाट वाज योर रोल इन द टीम और क्या कुछ हुआ वहाँ पे जब जाहिर सी बात है जब अनाउंस हुआ, तो मैं देख रहा था अनाउंस हुआ टीम पाकिस्तान, तो आप लोग कितना चेरिश करके स्टेज पे जा रहे थे, तो ज़रा बताएं इन सब के हवाले से। जी जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम मशकूर हैं बोल नेटवर्क के कि उन्होंने हमें रिकग्निशन दी, हमें हमारी टीम को हाईलाइट किया। बेसिकली हमने लास्ट टाइम भी एक नेशनल कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुआ था जिसमें हमारी टीम ने ना सिर्फ क्वालिफाई किया बल्कि पोजीशन भी ली। उसके अलावा एक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ से उठकर जाकर कम्पीट करना अमंग 46 कंट्रीज़ विद अराउंड 1000 टीम्स और उसमें पोजीशन लेना, मेरे ख्याल से ये बड़े एजाज़ और एजाज़ की बात है। उसके अलावा जो हमारे पास बेसिकली रिसोर्सेज थे वो काफ़ी लिमिटेड थे, अनलाइक एनी अदर कंट्री जो कि स्पॉन्सर्ड थे डिफरेंट कंपनीज से, बिजनेसमैन से। तो हमारी जो टॉप प्रायोरिटी थी वो यही थी कि हम उन्हीं को यूज़ में लाते हुए एक ऐसी चीज़ के साथ आएँ
जो कि हम इंट्रोड्यूस करवा सकें, और इंट्रोड्यूस इस तरह से करवा सकें कि पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल फोरम पे हम रिप्रेजेंट कर सकें। तो हमारी जो CEO हैं, हमारी टीचर हैं, हमारे जो बड़े ज़ीरक और हज़ाकत पसंद असातिज़ा हैं उनमें शुमार होता है उनका मैम खदीजा मुश्ताक, मैम मायरा इंडीड और मैम नूर, सर उमर, उन्होंने काफ़ी अच्छा गाइड किया। मुतअद्दिद मरतबा उन्होंने हमारी ब्रांच को ना सिर्फ विज़िट किया बल्कि हमारी ट्रेनिंग इस तरह से करवाई कि हम उन्हीं रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए हम एक ऐसे प्रोजेक्ट के साथ काम कर सकें, एक ऐसा प्रोजेक्ट बना सकें जो कि काबिल सताइश भी हो और जो कि पोजीशन के काबिल भी हो। जी, एक सवाल मैं दुआ से करना चाहूँगी। जब सर आप बात कर रहे थे तो मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें सर्कुलेट कर रही थी, मैंने सोचा मैं दुआ से पूछूं। आजकल की जो बच्चियां हैं वो ख़ास तौर पर मेकअप में या फ़ैशन में इन्फ्लुएंसर बनी होती हैं, आपको पता ही आजकल तो ये ज़्यादा ट्रेंड है। तो बच्चियों का रोबोटिक्स में आना ये सभी के लिए बहुत बड़ी एक मोटिवेशन है, लेकिन मैं दुआ आपसे जानना चाहती हूँ आपकी अपनी मोटिवेशन क्या थी, वो क्या ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से आप रोबोटिक्स में आई? मैं जब बड़ी हो रही थी तो आई ऑलवेज लुक्ड अप टू माई फादर, एंड माई फादर इज़ द काइंड ऑफ पर्सन जो हर चीज़, हर टेक्निकल मसला हैंडल करते थे। आई नो लाइक इवन ग्रोइंग अप मैं छोटे लेवल पे भी हर लाइक रोबोटिक्स कॉम्पिटिशन में पार्ट लेती थी। तो आई वॉज नेवर द गर्ल दैट वाज इनटू मेकअप या उस तरह की चीज़ें। आई वॉज ऑलवेज इनटू रोबोटिक्स, इनटू डिबेट्स, उस तरह की चीज़ें कंपैरेटिवली। एंड आई थिंक ये हमारे एक कल्चरल नॉर्म है, लेकिन अगर आपका दिल हो तो ऑनेस्टली गर्ल्स शुड गो फॉर रोबोटिक्स। इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट एंड इट्स लाइक कि अगर जो पैशन है आप उसको परस्यू करो तो इट गोज़ रियली वेल फॉर यू। इट डज रियली वेल से मुराद अगर आपकी ये है कि आलमी मुकाबला जाके और उसमें सेकंड पोजीशन हासिल कर लेना, तो इट जस्ट नॉट वेंट रियली वेल, इट वेंट ऑसम। अच्छा सईद साहब, अब मैं देख रहा हूँ कि रोबोटिक्स में बच्चों का इंटरेस्ट, इवन फॉर दैट से स्पेस स्टडीज़ में हमारे बच्चों का इंटरेस्ट, आने वाला ज़माना, मतलब हमारे टाइम पे ना एक भीड़ चाल थी कि जी डॉक्टर इंजीनियर, फिर जी जावा और एकल आ गया तो सब उसकी तरफ भाग रहे हैं। देन देयर वाज अ रैट रेस ऑफ MBA, भागे जाओ। लेकिन अब इतनी ओवरवेलमिंग बात है कि हमारे बच्चे कायनात के अस्रार रमूज़ जानने की कोशिश करते हैं। दे आर इंटरेस्टेड इन फिज़िक्स, स्पेस, एस्ट्रोनॉमी, इसके एस्ट्रोलॉजी, और इसके साथ साथ अब मैं रोबोटिक्स देख रहा हूँ। तो आपको लगता है कि हमें नेशनल लेवल पे, कौमी सतह पे अब पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, इन फील्ड्स ऑफ स्टडीज़ को मज़ीद अपने बच्चों के लिए आसान बनाना चाहिए, मज़ीद मौक़े प्रेजेंट करने चाहिए ऑन द गवर्नमेंट लेवल? जी थैंक यू। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि आहिस्ता प्रोफेशंस भी चेंज हो रहे हैं, पैशंस भी चेंज हो रहे हैं, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हैं। मैं आपको बताऊं 2013 से ऑनवर्ड अभी तक मैं रोबोटिक्स का कोच हूँ। मैं टीम्स को यहाँ पे ट्रेन करता हूँ। हमारा जो रूट्स IB इंटरनेशनल है, यहाँ पे हम स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग करते हैं और फिर हम डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। हम लोगों ने UK में, USA में, फिलीपींस, लेबनान, हर जगह पाकिस्तान का झंडा जो है वो बुलंद किया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ओवरऑल नेशनल लेवल के ऊपर इसको रिकग्नाइज नहीं किया जा रहा। हम लोग अपने तौर पे कर रहे हैं। हमारी जो हेड हैं डॉक्टर खदीजा मुश्ताक हैं, या हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, मैम नूर, मैम मायरा, और ये सब सारे लोग, सर उमर हैं, मैम रुकैया हैं, हमारी एक टीम है जो कि इन लोगों को लेके चलती है आगे। नेशनल लेवल पे हमें हेल्प की ज़रूरत है, बिकॉज आपको मैं बताऊं कि स्टेम एब्सोल्युटली और सही साहब, हमारी ये विश भी है कि जिस तरह आप लेके चल रहे हैं, दीगर स्कूल्स भी इस तरह लेके चले, नेशनल लेवल पे भी इस तरह की पॉलिसी आनी चाहिए। थैंक यू सो मच सईद अख्तर, हिबा नूर, दुआ बहजाद और हमारे साथ मौजूद थे अबू ज़र भट्टी। थैंक यू सो मच आप सबका, और आपको हम एक बार फिर बेस्ट ऑफ लक विश। मूव ऑन क्विकली टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट वाज क्रिकेट के आज अब से 10 मिनट के बाद पहला बॉल फेंका जाएगा पाकिस्तान का मुकाबला इंग्लैंड, और स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस साहब हमारे साथ मौजूद है। अवैस भाई अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, वी हैव गॉट लिमिटेड टाइम, तो उसमें मैं चाहता हूं कि आप फटाफट बताइए यू हैव योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द फर्स्ट टेस्ट मैच। देखिए एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि पाकिस्तान टीम आपको थोड़ा डिफरेंट नजर आएगी परफॉर्म करते हुए। वैसे आज पाकिस्तान पहले बैटिंग करे, अल्लाह करे कि अच्छा टोटल कामयाब हो। शान मसूद का एडेड प्रेशर जरूर होगा जितनी क्रिटिसिज्म उन पे हो रही है। फिर आपको पता है जिस वक्त टीम सिलेक्शन पाकिस्तान की है, शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको थोड़ी सी नीचे नजर आ रही है। तो इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम टुडे फॉर पाकिस्तान।
इंग्लैंड आपको पता है पहले ही वो अपना बयान दे चुके हैं, बेसबॉल क्रिकेट उनका स्टाइल है खेलने का, वो पूरी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान टीम पे वो प्रेशर डाले अपने एग्रेसिव अप्रोच के साथ। लेकिन पाकिस्तानी, मुझे थोड़ा सा हैरानगी ये थी कि स्टिल फिर हम एक जेन्युइन स्पिनर के साथ हम इस टेस्ट मैच के अंदर जा रहे हैं। बरार की बात करूं, हमारे पास ऐसा सच कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर है नहीं, जो थिंक टैंक वहां पर बैठा ऑब्वियसली उनको बेहतर पता है कि अपना सिचुएशन को देख के। लेकिन थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि शायद ट्रिकी पोजीशन जरूर होगी पाकिस्तान की हिस्ट्री है, जब तीसरी चौथी इनिंग्स आती है तो पाकिस्तान की टीम बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप होती है। उसको कैसे कंडीशन को वो पाकिस्तान टीम लेके आगे चलती है, लेकिन आपको एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ जाना पड़ेगा। मुश्किल सीरीज है लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर सीरीज है। अगर पाकिस्तान मुश्किल होगा जीतने में, अगर दोनों मैचेस कामयाब होता है, तीनों मैचेस, तो पाकिस्तान लिटरली जंप करेगा चौथी पोजीशन पे होपफुली। और ये बता दीजिएगा, ओली पॉप जो इंग्लिश कैप्टन है वो कहते हैं कि जी हम कोशिश करेंगे कि शुरू में जो नमी है उसको एक्सप्लॉइट कर सकें। मुल्तान की पिच पे होगी नमी इस सीजन में? देखिए, अगर मैं थोड़ा सा मुल्तान की बात करें तो आपको पता है वहाँ पर दो चीज़ें हैं। पाकिस्तान का तो चले वेटेड प्रेशर तो माइंडसेट पे है जो हारे में, लेकिन हीट के साथ भी आपने कहीं ना कहीं लड़ना है और इंग्लिश क्रिकेटर्स की वो चीज़ अगेंस्ट जाती है, क्योंकि उस वक्त स्पेसिफिक वहाँ पर अभी भी थोड़ी सी आपको पता है हीट ज़रूर होगी। फिर उसके बाद जैसे जैसे मैच जो उनसे आगे बढ़ेगा वो आपके बॉडी को भी टेस्ट करेगी। ओली पॉप की बात करें, एक अच्छे प्लेयर हैं, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म इंग्लैंड के लिए की है, लेकिन स्टोक्स की कमी ऑब्वियसली महसूस होगी इंग्लैंड को, क्योंकि स्टोक्स आपको पता है जो वो कैरी करते हैं अपना एक्सपीरियंस पे, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस जो है वो जिस तरीके से इंग्लैंड को लेके चलते हुए हैं, तो ऑब्वियसली वो बीच में कैरेक्टर मिसिंग होगा। लेकिन मैंने कहा ना कि एडेड प्रेशर इंग्लैंड पे दो चीज़ों का है। देखें, पाकिस्तान बेशक उस सीरीज हारा हुआ है जो पिछली है, उस पर थोड़ा सा पाकिस्तान डाउन जरूर है, लेकिन जो उनका बेसबॉल क्रिकेट है उसकी दो चीज़ें हैं, या तो बेसबॉल क्रिकेट उनकी पॉजिटिविटी में जाता है या नेगेटिविटी में जाता है, क्योंकि जिस वक्त वो ज्यादा प्रेशर के अंदर आपको नजर आए तो बहुत जल्दी विकेट गंवाने में इंग्लैंड जो है एब्सोल्युटली। अच्छा अवैस भाई, ये तो चले हम इस पे आगे चल के भी बात करते रहेंगे। सिर्फ शॉर्टली, कल जो हुआ पाकिस्तान वुमेन टीम इंडिया से हार गई और एक ऐसे मौके पे, एक तो लो स्कोरिंग भी मैच था, बट एट अ मोमेंट के जहाँ पे अब हम स्पिनर्स लगाए रख रहे थे और हमें ऐसा लग रहा था कि बस मैच ख़त्म कर देना है। देन फिर 16वें ओवर में कप्तान खुद आई और उन्होंने बैक टू बैक 2 विकेटें ली। आपको लगता है कि अगर कुछ प्रोएक्टिव कैप्टनसी होती, वो फास्ट बॉलर्स पहले ले आती, फास्ट बॉलिंग खेलना मुश्किल हो रहा था, तो मैच का नतीजा कुछ और हो सकता था? देखें, वैसे शारजा स्टेडियम की अगर बात करें दुबई की, तो वहाँ पर स्पिन जो ज्यादा डोमिनेट करती है, स्लो विकेट्स होती हैं, लेकिन आपको मैं सीरीज की फिर भी स्टिल मैं दाद देता हूँ पाकिस्तान वुमेन्स टीम को। देखें, कंपैरिजन नहीं है। अगर आप फैक्ट के ऊपर आए ना, तो इंडिया की वुमेन्स टीम की बात करूँ, वो मैच फंस के जीती है, इतनी आसानी से जीती नहीं है। लिटरली अगर 20-25 स्कोर ऊपर होता, जो पाकिस्तान को करना चाहिए था, पाकिस्तान की टीम ने बहुत ज्यादा डॉट डिलीवरीज खेली है, मुझे पता है बैक टू बैक विकेट्स भी गिरी है, लेकिन आपने इतनी ज्यादा बैटिंग के अंदर फ्लक्चुएशन रखी है, वो डिस्टर्ब करती है स्क्वाड को। दैट इज द इशू अवैस भाई, दैट इज द इशू। वक्त मुख्तसर है, हमारे के साथ वक्त मुख्तसर है, लेकिन ये एक इशू है जिसमें हम बात करेंगे, ऑल्दो इट्स, और आगे पाकिस्तान के और भी बहुत तगड़े मैचेस हैं, तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब हमारे आगे क्या हो रहा है? हमारे आगे ब्रेक है? ब्रेक के बाद वापस आएंगे और प्रोग्राम को और आगे बढ़ाएंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। ब्रेक शाह। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। और ख़ातीन व हज़रात, आज 1 साल मुकम्मल हुआ है। 1 साल ये गज़ा पर इसराइली जंग का 1 साल नहीं है, बल्कि इसराइल की बमबारी है आलमी ज़मीर पे, और उस आलमी ज़मीर पे कि जो 1 साल से सो रहा है, बल्कि कई सालों से सो रहा है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि इस 1 साल में इसराइल क्या कुछ कर गुजरा है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि जब जंग ये शुरू हुई थी, उसके पहले 6 दिन हर घंटे इसराइल ने गज़ा वालों के साथ क्या किया है, गज़ा क्या कुछ सहता रहा है। तो पहले 1 घंटे में क्या कुछ होता रहा, और हर घंटे में 42 बिल्डिंग्स जो हैं वो तबाह होती रहीं। पहले 6 दिनों के आप देख सकते हैं कि हर घंटे में गज़ा में 42 इमारतें तबाह हुई। उसके बाद जब हम बात करते हैं कैजुअलिटीज़ की, तो पहले घंटे में 15 लोग जाँ बहक हुए, शहीद हुए। हर घंटे की ये बात है, पहले 6 दिनों की। और उसके बाद उन 15 में से 6 बच्चे थे, और हर घंटे में 35 लोग जख्मी होते रहे हैं। तो ये तो अहवाल था वो पहले 6 दिन जो गज़ा वालों पर क़यामत बन के टूटे, और उसके बाद से हर दिन, हर लम्हा, हर साथ क़यामत की सी ही है। इस 1 साल में जो रिपोर्टेड है, हम आपको फिर बता रहे हैं, वो रिपोर्टेड रजिस्टर्ड अमवात जो कि गज़ा की हेल्थ मिनिस्ट्री की जानिब से जारी हुई है, 41,000 गज़ा वाले शहीद किए जा चुके हैं।
और अब ये तादाद जैसे कि हम रिपोर्ट कर रहे हैं वो 42,000 तक बढ़ चुकी है और इनमें 16,000 बच्चे शामिल हैं, जबकि ज़ख्मियों की तादाद इससे कहीं ज़्यादा, यानी कि तकरीबन 96,000 1 लाख लोग इसमें ज़ख्मी हो चुके हैं, जिनमें से कईयों का तो कुछ पता ही नहीं है। और इसने सिर्फ गज़ा को अपनी लपेट में नहीं लिया था, बल्कि जो मगरबी पट्टी थी, वेस्ट बैंक, वहाँ भी तबाही हुई और अब इसराइल की नज़रें वेस्ट बैंक पे भी हैं। वेस्ट बैंक में 723 लोग शहीद हुए, जिनमें से 180 बच्चे थे और उनमें जो ज़ख्मी होने वालों की तादाद थी वो 5,750 थी। एंड एज वी आर टॉकिंग पता नहीं कितने मजीद ज़ख्मी हो चुके होंगे। नाउ कमिंग नेक्स्ट टू द नेक्स्ट स्टैट, और ये भी बड़ी जो है तकलीफदेह चीज़ है। इसराइल कहता है कि हम बदला ले रहे हैं, और अगर आपको याद होगा तो कि हर तकरीर में उनके वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं इसराइल हैज़ द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। इसको डिफेंड करना नहीं, इसको एनाइलेट करना कहते हैं। और वो कैसे? वो ऐसे कि कुल आबादी जो इनकी 23 लाख की आबादी, जिसमें 47% बच्चे हैं, उन पे खाना बंद, पानी बंद। अब आप देख सकते हैं कि जंग से लेके अब तक 65% जो ज़राअत है वो ख़त्म कर दी गई है, यानी कि खाने को कुछ नहीं। इसके साथ साथ तिजारती मराकज़ जो थे गज़ा के, 80% तिजारती मराकज़ मलियामेट कर दिए गए, यानी कि आप कमा भी कुछ नहीं सकते हैं। इसके साथ साथ 60% जो उनकी रिहायशी इमारतें थी, आप वो भी उसमें नहीं रह सकते क्योंकि वो भी ख़त्म कर चुकी है, मलियामेट उनको किया जा चुका है। और इसके साथ साथ इनके तालीमी मराकज़, 85% तालीमी मराकज़ ख़त्म हो चुके हैं, 65% इनकी सड़कें जो हैं गज़ा में वो ख़त्म हो चुकी हैं, और 52% अस्पताल और तिब्बी मराकज़ वो भी ख़त्म हो चुके हैं। यानी कि गज़ा वाले ना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, जान बचाने के लिए ना कहीं भाग सकते हैं, ना ही अस्पतालों का रुख कर सकते हैं। तालीम तो फिर वो क्या ही हासिल करेंगे। तो गज़ा पे इतनी बदतरीन बमबारी हुई है। अब आपको हम दिखाते हैं कि ये जो हमने बात की थी आलमी ज़मीर सोया है, वो कैसे सोया है, और कोई पूछने वाला नहीं है। पिछली बार इतनी बड़ी जो बमबारी हुई थी जंग अजीम दोयम में, और हम ये अभी वियतनाम का जिक्र नहीं कर रहे जो अमेरिका ने किया था, हम बात कर रहे जंग अजीम दोयम की। 3 बहुत बड़े शहर थे, जर्मनी के इसमें 2 शहर थे और एक शहर जो था वो इंग्लैंड का था। यानी कि अगर हम बात करें हैम्बर्ग की, तो वहां पे 9,000 टन के करीब बारूद बरसाया गया था। बरतानिया में 18 यानी लंदन में 18,300 टन के करीब बारूद बरसाया गया था। अगेन जर्मनी ड्रेसडन में 3,900। जंग अजीम दोयम में टोटल 31,200 टन बारूद बरसाया गया था। ये जंग अजीम दोयम थी, पूरी दुनिया इसकी लपेट में थी। और ये जिसको जंग कहते हैं, ये तो जंग भी नहीं है, ये तो बर्बरियत है, सफाकियत है, वहशीपन है। और इस वहशीपन का सबूत है ये 70,000 टन एक साल में 70,000 टन बारूद गिराया जा चुका है। इसे वहशत, इसे बर्बरियत और इसे सफाकी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। ओवर टू यू सोनिया। बेशक ये इंतहाई दर्दनाक फैक्ट एंड फिगर्स हैं। पूरी दुनिया ही जानती है कि पिछले 1 साल में गज़ा में क्या हुआ है और अभी तक क्या हो रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं हमत से, डॉक्टर खालिद कुद्दूमी जो कि तर्जुमान हमत से, ने वेलकम करते हैं। कुद्दूमी साहब, आज गज़ा पर इसराइली हमलों का पूरा 1 साल मुकम्मल हुआ। फ़िज़ाई ज़मीनी हमलों में बहुत बड़े इंसानी अलमिये ने जन्म लिया और अब तक 40,000 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। कैसे देखते हैं आप इस पूरे 1 साल को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पहले ये देखना है कि ये तूफ़ान को हमने क्यों शुरू कर दिया है। ये तूफ़ान इसलिए शुरू कर दिया है कि 1 सदी का जो जराइम है, जंगी जराइम है ज़ायनिस्ट रजीम का, और दुनिया के सामने है, हमारा वतन के ऊपर और हमारा के किबला अव्वल मुसलमानों का के ऊपर है। हमारा के हुकूक को गस्ब करने में दुनिया के सामने, और वो दुनिया देखते रहते हैं, और वो इन्होंने कि कोई हमें इंसाफ नहीं दिलाया है। हमने ये तूफ़ान को लेकर आया था क्योंकि हज़ारों की तादाद है, 9,000 से ज़ायद हमारा हीरोज़ है कि इसराइली सलाखों के पीछे कई सालों से मौजूद हैं। उनमें से डॉक्टर्स हैं, उनमें से लेजिस्लेटर्स हैं, उनमें से इंजीनियर्स हैं, उनमें से शेख और उलमा है, और इनके बारे में कोई पूछता ही नहीं है। अगर एक इसराइली कैदी को हमने 5 साल को मैदान जंग से रखा है
कि 2008 में है, तो दुनिया ने इतना तमाशा दिखाया है, तो वो दुनिया के सिर्फ़ और सिर्फ के इसराइलियों को देखते हैं जो जालिम है, जब्बार है, जल्लाद है, और बल्कि विक्टिम्स को देखते नहीं है। हमने इस तूफ़ान को लेकर आया था क्योंकि क़िबला अव्वल मुसलमानों का कि ये इसको यहूदी साजी करना चाह रहे थे, इसके आइडेंटिटी और पहचान को इस्लामी को बदले में है यहूदियत पे लग के जाना चाह रहे थे, उसको तकसीम करना चाह रहे थे, उसको तबाह करना चाह रहे थे। इस तूफ़ान को लेकर आया था चूँकि मसला फ़लस्तीन, कुछ लोग हमारे रीजन में उसको बेचना में लगे हुए हैं कि इसराइल के इश्क में डूबे हुए हैं और नॉर्मलाइजेशन करना चाहते हैं। 1 साल से ज़ायद है कि इस तूफ़ान ने दुनिया को असली चेहरा इसराइल का दिखाया है कि ये 40,000 शहीद, जिनमें से 70% ख़वातीन हैं और बच्चे हैं, और 10,000 लापता हैं। इसराइल ने 85,000 टन बारूद का गज़ा के ऊपर छोड़ा गया है, तो किसी ने देखा भी नहीं है, किसी ने पूछा भी नहीं है, इसलिए हमने ये तूफ़ान को लेकर आया। 1 साल बाद दुनिया ने देखा है कि ये इसराइली हमें इंसान नहीं समझते हैं। हमने देखा कैसे इसराइल जैसे अमेरिकन अवाम, यूरोपियन अवाम आज अपने हुकूमतों के ख़िलाफ़ है जो इसराइल को मदद करने में लगे हुए हैं। 1 साल बाद हमने देखा है कि कैसा हम दुश्मन का सामना कर सकते हैं अपने तवानाई के साथ, ईमान के साथ, दीन के साथ, कुरान के साथ और साबित कदम के साथ है। हमने देखा है कि दुनिया पर कैसा इंसानियत हमारा साथ दे दिया है, क्योंकि ये मुजरिम जल्लाद नेतन्याहू जैसा दरिंदे हैं और इसकी सोसाइटी जो फैशिस्ट और खालिद साहब, अब एक मामला ये भी है कि जो आलमी रहनुमाओं समेत अक़वाम मुत्तहिदा ने भी कई बार इस जंग को रुकवाने की कोशिश की, ताहाल कोई हल ना निकल सका। मीडिया के किरदार को कैसा देखते हैं? क्या उसने अपना हक सही अदा किया है? देखिए, आपने एक अहम सवाल बताया है। इसराइली दरिंदों ने, मुजरिमों ने ऐसी सियासत चलाया है मीडिया के हवाले से कि आज तक 1 साल के ऊपर तकरीबन 174 जर्नलिस्ट को शहीद कर दिया, जिनमें से 12 ख़वातीन थे। इसराइलियों ने आज तक दुनिया के जो जितना भी मीडिया आउटलेट को इजाज़त नहीं दिया जाकर वहाँ के ज़मीनी हक़ाइक़ को और रियलिस्टिक से व्यू को दुनिया को मुंतकिल करने के लिए, क्योंकि वो जेनोसाइड कर रहे हैं, चूँकि वो कत्ल आम कर रहे हैं, वो मस्जिद को भी शहीद कर रहे हैं, चर्च को भी तोड़ रहे हैं, हॉस्पिटल को भी ख़राब कर रहे हैं, घरों को भी मिसमार कर रहे हैं, शहरियों को भी शहीद कर रहे हैं, और मैदान जंग में जो मुजाहिदीन के सामना नहीं कर सके उनका नुकसानात को भी दुनिया को मुंतकिल भी नहीं होना दे रहे हैं। मुजाहिदीन ने साबित कदम दिखाया है। मुजाहिदीन ने जो अपना दास्तान को संग से, स्टोन से आगाज़ कर दिया, और अब इनके पास ड्रोन भी मौजूद है, फ्रॉग फाइटर्स भी मौजूद है, टनल के अंदर के इन्होंने अपने कार्रवाई का दुश्मन के ख़िलाफ़ किया है कि ये साबित कि ये दुश्मन नहीं चाहता है कि दुनिया के सामने इनके असली पोजीशन को दिखाना। आज मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसराइल एक डीप क्राइसिस में मौजूद है, और इसके मदद करने वाले जो इदारे हैं जिसमें अमेरिका है, वो ख़ुद इनके अवाम एलीट्स हो और अवाम भी हो। कल परसों एक कॉन्फ्रेंस था जिसमें प्रोफेसर्स काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ से जमा हुआ वाशिंगटन में, और वो मुश्तरका तौर पे कह रहे हैं कि जी हमारा रिलेशन इसराइल के साथ एरोडेड हो गया, क्योंकि हमारा यंगस्टर्स और हमारा जवानों नहीं चाहते है कि ये एक डिक्लेयर्ड वॉर क्रिमिनल नेतन्याहू जैसा लोगों को रिसीव किया जाए, और यही नहीं चाहते हैं वो टैक्सेस के इसराइल को दिया जाता है, और यही नहीं चाहते हैं कि ये इतना बिलियंस ऑफ डॉलर्स को, असलहा को, बजट को इसराइल के लिए फराहम करना चाहते हैं। जी, हम ये आलमी खालिद साहब, वैसे इस जंग को रुकवाने के लिए कई बार कतर में भी इजलास हुए हैं, मगर कोई खातिर ख्वाह नताइज सामने आए नहीं हैं। OIC के एलानिया को भी नज़रअंदाज किया गया बुरी तरीके से। तो इस जंग बंदी में बड़ी रुकावट कहाँ हुई है, और अब गज़ा का मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए, मुस्तकबिल के बारे में बात कर रहे हैं। मुस्तकबिल में इसमें
3 मेजर पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, चूँकि हम नजूम ही नहीं है, हम मौक़े को देखकर और इसके ऊपर को तहलील करके आपको बता सकते हैं। मुस्तकबिल में ये नज़र आता है कि इसराइल के आखिरी बादशाह हैं वो नेतन्याहू और इनके गैंगस्टर हैं और इनके गैंग हैं, जैसे इब्न गफीर और ये स्मोर्टिश है जो कहता है कि ये फ़लस्तीनी इंसान नहीं है, ये इनको ख़त्म करना चाहिए। ये आखिरी लोग हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक मुज़ाहमत ने साबित किया कि ये इसराइल को हराया जा सकता है। आज जितने भी आप खून रेज़ी देख रहे हैं कि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी जो अमेरिका फ़राहम कर रहे हैं, कल अमेरिकन आवाम अपने हुकूमत को और अपने दौलत गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे, वो मजबूर होकर शर्मिंदा होकर को इसराइल को बोझ बन जाएगा है। तो और ये दूसरा तरफ से दूसरा उन्वान है, दूसरा टाइटल का मुस्तकबिल का जो मैं देख रहा हूँ कि इसराइल अब बोझ बन गया है, पूरे जहान के ऊपर है और अब ना यूरोपियन को इसराइल की हिमायत कर सकते हैं, ना अमेरिकन के इसराइल की हिमायत खुले हिमायत कर सकते हैं जब तक कि वो सवालात के जवाब ना दे। एक डिक्लेयर्ड वॉर क्रिमिनल को हम क्यों सपोर्ट करें? एक गवर्नमेंट है जो ह्यूमन राइट्स को वायोलेट करते हैं, इसको क्यों सपोर्ट करें? इसीलिए कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इसराइल अमेरिका के लिए और ये हेजेमोनिक ताकतों का जो मगरबी ममालिक में है उनके लिए आसान नहीं होगा इसराइल को बिल्कुल एब्सोल्यूट मदद करना है, बल्कि इसराइल एक एंटिटी बनेगा जैसा कोई मिड ईस्टर्न एंटिटी हो जो एक सदी के ऊपर भी नहीं अपने नेबर के साथ हारमोनाइज हो सके और वहाँ के वाक़या ये नामरगूब है और वो एक ऐसा एंटिटी है कि जो काबिल कबूल नहीं है। तीसरे उन्वान है फ्यूचर हमारा है, ये कुरान बता रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ मौजूद है तर्जुमान हमास डॉक्टर खालिद क़दूमी साहब और 1 साल मुकम्मल हो चुका है उस बर्बरियत को जो कि इसराइल ने बपा कर रखी है और अब वो अपने शिकंजे जो है मज़ीद रियासतों की जानिब भी गाड़ रहे हैं। आगे क्या होगा हम इस पर भी बात करेंगे, बट इससे पहले हम एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। फैसल, आपको तो पता ही है कराची में सड़कों की जो हालत है शदीद तरीन अबतर हालत है, लेकिन अब मेयर कराची ने दावा किया है कि सड़कों की तामीर शुरू हो गई है और जल्द कराची वालों को अच्छी खबर मिलने वाली है। इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर देखते हैं गेस्ट कौन है। कराची की सड़कों पे सफ़र कीजिए, लगता है जंगज़दा इलाकों में घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है कि स्ट्रक्चर नहीं बल्कि तवज्जो की कमी है। 3 साल पहले होने वाली मूनसून बारिशें बहुत ज़्यादा थीं, सड़कें बैठ गई थी, तो बजाय मुकम्मल तामीर के जोड़ तोड़ हुआ था, अस्तर लगाए गए थे और इस बार बारिश के बाद मुकम्मल बेड़ा गर्क हो चुका। बारिश गए भी महीनों हो गए, लेकिन ये धूल मट्टी गड्ढे और गड्ढों में गिरते पड़ते शहरी। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का दावा है कि मुतासरा सड़कों की तामीर के लिए टेंडर और स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल होने के बाद ठेकेदार को तामीराती काम की इजाज़त दे दी गई है। पहले फेज में शहर की 33 सड़कें तामीर की जाएंगी। इनमें हब रिवर रोड, शारा औरंगी, मदीनतुल हिकमत रोड, लाल शहबाज कलंदर रोड, महमूदाबाद की सड़क, कश्मीर रोड और उसके साथ निज़ामी रोड, खुशाल खान रोड, राजी रोड, PECHS के अतराफ़ की सड़कें, एक्सपो सेंटर के अतराफ़ की सड़कें, नेशनल स्टेडियम जाने वाली सड़क, बाबा खैबर रोड और मोमिनाबाद पुलिस स्टेशन और साथ मेट्रो व्हील की सड़क भी तामीर की जाएगी। चलिए, अब हम सबकी, मुझ समेत हम सबकी देरीना ख्वाहिश है वो तमाम तर लोग जो गाड़ी में दफातर आते हैं, वो तमाम तर लोग जो मोटरसाइकिल पे सफ़र करते हैं, उन सब की देरीना ख्वाहिश ये सड़कें बनवा दें। कितना काम हो रहा है, कितना काम हो गया है, कितना काम होना ज़रूरी है। असिस्टेंट कमिश्नर कराची हाजिम बंगवार आज हमारे मेहमान हैं। हाजिम अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर द टाइम, बहुत शुक्रिया। लेट मी टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू से कि यू आर वन ऑफ द पीपल जो कि काम करते नज़र आते हैं और आप वक्त भी दे देते हैं भाई, इसके लिए आपका शुक्रिया। पहला ही सवाल हाजिम भाई,
सड़कें कराची की बन रही हैं, कब तक बन जाएंगी? फर्स्ट सवाल हॉट सी। हाँ बन रही हैं, हाँ बन रही हैं, एंड आई थिंक नाउ मोर, पहले से ज़्यादा क्विक प्रोसेस में बन रही हैं। आई डोंट नो कि सड़कें इतनी जल्दी बन सकती हैं वैसे, बट सर मुस्तफा वहाब, द मेयर एंड द कमिश्नर कराची सर सैयद हसन नकवी, दे आर वेरी प्रोएक्टिव। और आप देख रहे हैं, आई मीन जैसे मैंने ज्वाइनिंग की है एज अ न्यू असिस्टेंट कमिश्नर कराची पोस्ट पे, हर एंगल के रोड बन रहे हैं, जिधर किधर बन रहे हैं, कारपेटिंग हो रही, कहीं यहाँ बन रहा है, डिफरेंट लोकेशन बन रहे हैं डेफिनेटली। ओके, अब ज़रा एरिया वाइज हम बात कर लेते हैं, और स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंट्रल में, सिंस यू हैव बीन देयर एज वेल, राइट? सेंट्रल में जो है वो एक टाइम था कि सेंटर वाज द मोस्ट प्लान्ड, सबसे ज़्यादा प्लानिंग करके, नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद सबसे ज़्यादा प्लान करके बनाया गया था। लेकिन अगर आप स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ नागन से लेके सखियासन, उसका हालत, अच्छा फिर अब अगर वो ठीक हुई तो उसके पीछे चले जाएं पहाड़गंज और एओ स्टेडियम और ये सारी चीज़ें, तो सेंट्रल में इस वक्त क्या सरगर्मियाँ चल रही हैं और वहाँ पे सड़कों की क्या सिचुएशन है, कितनी ज़्यादा वहाँ पे ज़रूरत है? काफ़ी ज़रूरत है, वहाँ काफ़ी ज़रूरत है। एंड वहाँ भी रोड 2 साल पहले ड्यूरिंग माई टाइम वहाँ कुछ बने थे, अब और बन रहे हैं। एंड आई थिंक वी ऑल्सो हैव टू कीप इन माइंड कि आप एक साथ सब रोड नहीं बना सकते हैं, इट्स इम्पॉसिबल। इवन पब्लिक को कीपिंग इन माइंड, रोड बंद हो जाएंगे, द ट्रैफिक एंड ऑल, तो आपको सिस्टमैटिकली चलना होता है। तो आई थिंक काम शुरू हुआ था एंड देन कुछ प्लान्स फिर रुक गए थे, एंड नाउ दे पिकिंग अप अगेन। सो वन बाय वन, अब मैं ये नहीं कह सकता कि पूरे सेंट्रल में बन जाएंगे, पर हाँ काम इनिशिएटेड हो गया है। एक चीज़, एक सवाल बहुत अरसे से मेरे जहन में थे, आज एक अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैं सोच रही हूँ कि पूछूँ। हमारे यहाँ ना मेंटेनेंस नहीं होती, सड़कें पहले भी बना करती थी, बनती रहती हैं, टूटती रहती हैं, लेकिन वो मेंटेनेंस नहीं है। वाई सो, लाइक हम उस चीज़ को मेंटेन करके क्यों नहीं रखते? क्यों? कंपेयर इट टू लाहौर, एग्जैक्टली, मतलब इस्लामाबाद और लाहौर में सर ज़रा सा भी पैच टूटता है, वो उसी वक्त उसको बनाना शुरू कर देते हैं, विदिन 2 डेज आपको वो रोड बिल्कुल 0 मीटर फ्रेश बनी हुई। यहाँ पर तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, क्यों ऐसा है? यहाँ चेक एंड बैलेंस पे आई थिंक वहाँ वी नीड टू वर्क मोर, चेक एंड बैलेंस पे, एंड नीड अ कमेटी जो चेक करती रहे, इंश्योर करती रहे, वहाँ कमजोरियाँ हैं डेफिनेटली। चेक एंड बैलेंस हमारे पास कोई कमेटी ऐसी है नहीं जो चेक एंड बैलेंस रखे? नहीं, ऐसी नहीं है। यू हैव टू सी इट, एंड अगर गलत है देन यू फिक्स इट, जब तक डेली रूटीन वाली नहीं है। कभी भी ऐसा कुछ होता है ना कि किसी सड़क से गुजरो और आपकी गाड़ी या बाइक किसी गड्ढे में जाए, तो छूटते जहन में सबसे पहली चीज़ आती है, यार कॉन्ट्रैक्टर को बुलाओ इसके कॉन्ट्रैक्टर के बुला के पूछो कि भाईजान आपने ये जो माल डाला है इस सड़क के बीच में गड्ढा कैसे हो गया? मसला वहाँ से शुरू होता है। तो मैकेनिज्म, वी शुड डेवलप अ मैकेनिज्म। या मसला वहाँ से ही शुरू होता है। इट्स ऑलवेज फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, द मटेरियल जो यूज़ हुआ है, जो टेक्निक यूज़ हुई है, उसी में कहीं ना कहीं ऑब्वियसली प्रॉब्लम है, जो आपको रिजल्ट 100% नहीं मिलते हैं। क्योंकि जैसे आपने बात की इस्लामाबाद की, कहीं किसी और सिटी की, वहाँ बन गया एंड लास्ट सो मेनी ईयर्स, यहाँ वन रेन आफ्टर, बट अब जो बन रहे हैं आई थिंक थोड़ा ग्राउंड लेवल पे जाके थोड़ा ज़्यादा इन डिटेल चेक किया जा रहा है, स्पेशली लाइक जिस एरिया पे मैं ज़्यादा चल रहा हूँ, दैट आई मॉनिटर मोर, और जो अब हो रहे हैं और जो सर्विस मुस्तफ़ा आप कर रहे हैं, बिकॉज कल वी आर रिस्पॉन्सिबल, वी आर आंसरेबल, तो कल आप दोबारा सवाल मुझसे ही ना करें, सवाल भी लाइक ओ नहीं मैंने चेक किया था। आई होप कि हम ना करें। अच्छा, कराची का सिर्फ ये नहीं कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल नाकिस या कम डाला जा रहा है, इट्स द ड्रेनेज सिस्टम एज वेल, जो कि बहुत पुराना है। एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी, कभी कोई नाला स्वेलअप होके बाहर आ जाता है, कभी कोई नाला, उस पर हम खुद भी जिम्मेदार हैं, घर ऊपर बनवाएं दिस ऑल दैट। तो क्या वाटर बोर्ड ऑन बोर्ड है कि जो ड्रेनेज सिस्टम वो क्लेम करते हैं कि जी ख़राब है, बोसीदा है, फट जाता है, लीकेज होती है, नीचे से पानी आता है, बोसीदा कर देता है, तो उनकी जिम्मेदारी कहाँ कहाँ बनती है? ना, ये जो वाटर की सिचुएशन ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आप थोड़ा इंक्रोचमेंट में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। नालों के ऊपर जब ये घर बन जाते हैं एंड पब्लिक डज दैट, वो इंक्रोच करते हैं, इसको सॉलिड वेस्ट की प्रॉब्लम भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, पीपल थ्रो इन स्टफ, ब्लॉकेज हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात कर सकते हैं, जब नए रोड बनते हैं वो नीचे से चेक पहले नहीं करते हैं और रोड बन जाता है, और फिर अब वो आप रोड को तोड़ नहीं सकते हो, नीचे नाला आप चेक करने के लिए कि वो बन गया है अब। तो यहाँ मल्टीपल चीज़ें होती हैं, एंड आई थिंक वाइल जब भी आप एनी प्रोजेक्ट आप इनिशिएट करते हो, आपको हर चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। नाला कौन सा जा रहा है, लीड कहाँ कर रहा है, इसके ऊपर रोड बनाया नहीं बनाए, लोकेलिटी क्या है। एंड आई थिंक वो कम्युनिकेशन गैप की वजह से
आधा काम होता है, आधा नहीं होता है ना। इन टर्म्स ऑफ के वाटर बोर्ड, हाउ मच इज़ इट ऑन बोर्ड, इट इज़ क्या इतना जितना आई वुड लाइक इट टू बी पर्सनली, नो। उनकी भी अपने काफ़ी मसले मसाइल होते हैं। वी डू हैव सम काइंड ऑफ वाटर शॉर्टेज एंड दे हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स एज वेल, बट आई थिंक कम्युनिकेशन द मेन थिंग, एंड इसमें पब्लिक भी काफ़ी रोल खेलती है इन ऑर्डर टू डिले द प्रोसेस इन ऑल ऑनेस्टी। ऐसे अगर देखा जाए तो ओवरऑल पाकिस्तान में आप कराची के अलावा जितने सिटीज़ को देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स वगैरह कंपैरेटिवली हर चीज़ ही बेहतर है। तो कराची भी तो पाकिस्तान का हिस्सा है, तो कराची को इस कदर क्यों निगलेक्ट किया गया कि आप उसका सीवरेज सिस्टम देख लें, आप उसकी सड़कें देख लें। कराची एयरपोर्ट पर लैंड करते ही जब हम बाहर आते हैं तो कचरे से हमारा इस्तकबाल होता है, कूड़े से इस्तकबाल होता है। मतलब आप सड़कें देख लें, कूड़ा हर सड़क पे कूड़ेदान रखे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद कूड़ा जो है वो दूर तक है, कूड़ेदान में नहीं होता। तो सर इतना ज़्यादा निगलेक्ट करना कराची को कि जैसे कराची पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है, वाई सो? इट्स नॉट per se neglected from my understanding, and on this I'm on board with you. ये ऐसी चीज़ें जो काफ़ी कोई खोज सकती हैं एंड या हर कोई देखता है, फील करता है। इन टर्म्स ऑफ गार्बेज और ट्रैश, इनकी एक सॉलिड वेस्ट सिस्टम है, पर उनको डंपिंग एरियाज या लोकेलिटीज़ वो कम मिलती हैं। अनदर थिंग, पॉपुलेशन एज वेल, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इकनॉमिकली हम वो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, हमारा वेस्ट और जा रहा है, हमारे पास कोई सस्टेनेबल आउटकम या आउटलेट नहीं है इस वक्त। We are working towards it, and can I promise this? No, I cannot. This will take a little time. सफाइयाँ हो रही होती हैं, but the dumping localities वो हमारे पास हद से ज़्यादा कम हैं। Where to dump it? उठा तो लें, where do we dump it? हम ज़मीन के अंदर नहीं डाल सकते, obviously soil ख़राब होता है, wasteland हो जाता है। We cannot burn it because of CO2, carbon emission होती है। What do we do with it? I think we have to develop more landfill sites. Yeah. अच्छा हाजिम, पहले हमने सेंट्रल की तो बात की, अब एक बहुत बड़ा दर्द सर है ईस्ट। ओके, बिकॉज इट्स माय होम टाउन, सो ईस्ट इज़ लाइक कोई सड़क, आई एम सॉरी, नहीं है। ब्लॉक 3, ब्लॉक 14, एनी, आप दारुल सैयद हॉस्पिटल के पीछे वाले रोड पे चलाएं, देयर इज़ अ वाटर हर वक्त, गटर की लाइन हर वक्त फटी हुई है, सड़कें तबाह हाल हैं। ईस्ट का क्या इशू है, अगर आप लोगों ने इस पर कोई रिसर्च वगैरह की है? East, I'm so going to get in trouble for this. I think it's much to do with the funding and the budget. Okay. The area-wise locality. जितना बड़ा एरिया आपको बजट उतना चाहिए होता है, आपको लेबर उतनी चाहिए होती है, and then the administrations को कैसे आप यूटिलाइज करें. It has a lot to do with the tenure time officer का. If I was, let's say, North नाज़िमाबाद में, I think वो 8 महीने था. If I was 8 more months, कुछ और हो सकता था. अगर हर ऑफिसर साल से कम रह रहा है, एवरी ऑफिसर का अपना एक माइंड फ्रेम है, हाउ टू डील विद इट, मे बी हैव अ डिफरेंट आइडिया, किसी और का काम करने का अंदाज़ा लगे। हमारा टेन्योर टाइम डिपेंड करता है व्हाट वी कैन और वी कैन नॉट डू। समटाइम्स वी हैव टू लीव प्रोजेक्ट्स हाफ वे थ्रू। अंडरस्टैंडेबल। सो इट वेरी मच डिपेंड्स ऑन दैट। अब मे बी आई कम एंड आई से, अच्छा मुझे ये फंड्स चाहिए, मुझे ये करना है, दोज फंड्स कम, बट बिफोर आई कैन इनिशिएट इट, आई एम नॉट देयर। सो देयर आर अ लॉट ऑफ, दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज, आई एम नॉट ट्राइंग टू जस्टिफाई इट, but there are a lot of angles that play a role, but I promise you on record I will do something for East for you. Thank you so much. I will definitely thank do you it. so I much. And East का वोट आपके लिए। Thank you. Thank you so much। हाजिम अंगवार से कराची हमारे साथ मौजूद थे। कोशिश हमने की कि कराची की सड़कों की जो रुदाद है वो आप तक पहुँचाएँ। जहाँ काम शुरू हुआ है वहीं पे बहुत सारा काम है जो ऐसा बाकी है, तो जहाँ जहाँ बाकी है हम रोज़ाना बताते रहेंगे आपको कि यहाँ यहाँ बाकी और यहाँ सड़कें बना दें। बिल्कुल ऐसे ही वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। पाकिस्तान में 2 में से 1 बच्ची तालीम से महरूम है। एक मजबूत माँ ये बदल सकती है। लाइफ बॉय की बेटी पढ़ाओ मजबूत बनाओ कैंपेन माओ के इसी किरदार को उजागर करती है कि किस तरह एक माँ अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए पढ़ाई को तरजीह देती है और अपनी बेटी को पढ़ने, सीखने और आगे बढ़ने का मौका देती है। माँ को दरपेश हर रुकावट इसकी इस्तकामत का सबूत है। इस हवाले से लाइफ बॉय की जानिब से आने वाला इश्तिहार इस बात का सबूत है कि अगरचे ये मुश्किलें सख्त हो सकती हैं, लेकिन माँ इनका डटकर मुकाबला करती है ताकि अपनी बेटी का मुस्तकबिल रोशन बना सके। एक माँ का सफ़र इम्तिहान की तरह होता है, जैसे एक तालिब इल्म अपने इम्तिहान से पहले खौफज़दा लेकिन पुरअज़्म होता है।
इसी तरह एक माँ अपने रोज़मर्रा की जद्दोजहद और आने वाले चैलेंजेस से अपने गैर मुतज़लज़ल अज़्म से निमटती है, क्योंकि वो अपनी बेटी से बेहद प्यार करती है। लाइफ बॉय का इश्तिहार हमें दिखाता है कि माँ की कुर्बानियाँ और हर मुश्किल का सामना करना उसकी मजबूती की अक्कासी करता है। तो आए सराहें इन माओं को जो खुद इम्तिहानों से गुजरकर अपनी बेटियों को पढ़ा रही हैं। ऐसी ही एक माँ बेटी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उफैरा सलीम और उनकी बेटी माहीन। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उफैरा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सोनिया, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक एंड वेलकम टू द शो। और एक छोटी सी माहीन, कैसी हैं आप? आई एम ओके, हाउ आर यू? माशाल्लाह, बहुत आई एम गुड। ये कॉन्सेप्ट तो हमें उफैरा पता है कि एक शख्स पढ़ता है तो वो अपने लिए तालीम याफ्ता होता है। एक माँ जब पढ़ती है तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी पूरे ख़ानदान, अपने पूरे नस्ल के लिए वो तालीम याफ्ता होती है। तो किस तरह आप मुतासिर हुई कि आप अपनी बेटी को वो तालीम दिलाएं कि जिसकी वो हकदार है? अच्छा, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि हम जो पिछला पास्ट गुजरा है पाकिस्तान का, या तो वहाँ पे ये देखा जाता है कि लड़कियों को, स्पेशली जो हमारे जो कल्चरल पीपल है ना, वो लड़कियों की पढ़ाई पर इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू मर्द, कि मर्द को मजबूत बनना है, मर्द ने बाहर निकलना है। तो ये चीज़ आई थिंक हमारी सोसाइटी को, हमारे कल्चर को काफ़ी पीछे लेके जा रही थी। एंड एज़ पर दैट आई थिंक कि हमारी बच्चियों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके के लड़कों की पढ़ाई पर हम ध्यान दे रहे होते हैं, उसी तरीके से देना चाहिए। आपने जो जुमला बोला है कि नस्ल की परवरिश कर रही होती हैं, तो मर्द ने तो बाहर निकलना है, सोसाइटी को फेस करना है, कमा के पैसे लेकर आने, घर चलाना है। लेकिन एक औरत ने जो बच्ची हो गई है, जिसकी हम तरबियत कर रहे हैं, जिसको हम तालीम दे रहे हैं, उसने घर तो चलाना ही चलाना है एक अच्छे तरीके से, लेकिन पूरी सोसाइटी के साथ अपने बच्चों की परवरिश करनी है, आने वाली नस्ल की परवरिश करनी है। तो आई थिंक लड़कियों की पढ़ाई बहुत अहमियत रखती है और उस पर बहुत अच्छे तरीके से काम करना चाहिए हर माँ को। अच्छा उफैरा, ये बताएं कि कोई ऐसा मसला, कोई इशू दरपेश हुआ हो आपको और आपने सोचा हो कि नहीं कुछ भी हो जाए मगर मैं अपनी बेटी को ज़रूर पढ़ाऊँगी? अच्छा सोनिया, जब कोविड के दौरान कुछ मसाइल का सामना था काफ़ी ज़्यादा, स्पेशली ये कि स्कूल्स ऑफ हो गए थे और मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो मेरे 2 बेटे भी हैं और उनके बाद ये है, तो लड़कियों का ये कहा जाता था कि मतलब होम ट्यूशन्स थी और होम ट्यूशन्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई थी। जो हमारे मुल्क के क्राइसिस थे कि अच्छे लोगों की उस वक्त जॉब्स ख़त्म हो गई थी, फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे थे, उस दौरान बहुत सारे लोगों का मशवरे मेरे पास ये आ रहे थे कि बच्चे लड़कों को आगे लेके चलो, लड़की तो कर ही लेगी। अच्छा। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि हम जब अपेयर हो रहे होते हैं सोसाइटी में तो हमने हर तरह के लोगों को फेस करना होता है। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि नहीं, इनफैक्ट मेरे ख्याल से हर पढ़ी लिखी माँ को ये सोचना चाहिए कि सिर्फ लड़के ही नहीं, आपने हर औलाद को अपने इक्वली जो है वो एजुकेट करना है और उसकी उसी तरीके से परवरिश करनी। फेस तो हर एक नहीं करना है ना सोसाइटी को। एब्सोल्युटली। अच्छा उफैरा, एक माँ कैसे अपनी बेटी की अच्छी दोस्त भी बन सकती है, ममता का किरदार भी अदा कर सकती है, जिससे दोनों रिलेशन के तवाज़ुन भी कायम रहें और जो हमारी बच्चियाँ हैं उनके सीखने के लिए तरक्की के रास्ते और भी हमवार हों? अच्छा, यहाँ पे ना मैंने देखा है कि बहुत सारी माएँ शायद अंडर प्रेशर होती हैं अपने, स्पेशली जॉइंट फैमिली सिस्टम में। जॉइंट फैमिली सिस्टम एक बहुत अच्छा सिस्टम है अगर उसको दोनों तरफ से, मतलब फैमिली भी और कपल भी बहुत अच्छे तरीके से लेके चले। लेकिन उस अंडर प्रेशर में आके वो अपने बच्चों को अंडर प्रेशर ले रही होती है, जिसकी वजह से उनकी तरबियत इफेक्ट हो रही होती है। यहाँ पे मैंने तमाम चीज़ों को बैलेंस करते हैं, बिकॉज आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम। बच्ची को अपने हर चीज़ में इक्वल सोच का, लाइक वॉट एवर द डिसीजन आई यूज़ टू टेक, उसमें मैं इसको पार्ट बनाती हूँ, इससे मशवरा करती हूँ, हालांकि बहुत छोटी है, लेकिन हर चीज़ में बताना, इससे शेयर करना मैं किन मुश्किलात से गुजर रही हूँ, क्या रोज़मर्रा के मामलात हैं, चीज़ों को कैसे डील करना है, रिश्तों को, सोसाइटी को, मसाइल को, फाइनेंशियल इशूज़ को किस तरीके से डील करना है, इससे शेयर ज़रूर कर रही होती हूँ, इसको बताती हूँ, इससे मशवरे लेती हूँ, अपनी सोच के मुताबिक मशवरे देती है, लेकिन हाँ शी इज़ बीइंग प्रैक्टिस कि हाँ ये चीज़ें होनी है। तो आई थिंक ये चीज़, और हम दोनों के दरमियान जो लड़के माएँ होती हैं ना, वो बेसिकली बच्चों के और अपने बीच में एक डिस्टेंस दे देती हैं, डांट डपट कर रही होती हैं, इससे दोस्ती नहीं, स्कूल में ऐसा, ये वो, ये सारी चीज़ें। तो वहाँ पे आई ऑलवेज गिव हर स्पेस कि मुझसे डिस्कस करो, बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं रखना चाहिए। हाँ शेयर करो, हाँ अगर कुछ गलती हो रही है तो बाय द टाइम आई विल गाइड हर, लेकिन अगर वो शेयर ही करना बंद कर देगी तो फिर दैट्स क्वाइट डेंजरस। हाँ वैसे फ़ैरा, आप अपनी बच्ची के रोशन मुस्तकबिल के लिए माशाल्लाह बड़ी कोशिशें कर रही हैं, राहें हमवार कर रही हैं, लेकिन मैं जानना चाहूँगी ऐसी वो क्या चीज़ है जो आपको ख़ुद हौसला देती है इन मुश्किलात में और आपको मोटिवेटेड रखती है?
सोनिया, मेरा ख्याल से हर माँ के लिए ये चीज़ होती है, द मोमेंट एक सुबह, रोज़ाना की सुबह जो होती है, जब वो बच्चे की कोई कामयाबी सोचती है, जब उसको अचीव करते हुए एक टेस्ट में 9 आउट ऑफ 10 ही आ जाना, तो वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। जब बच्चे बहुत कॉन्फिडेंटली किसी से बात कर रहे होते हैं, अपने आप को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, स्कूल के प्रेजेंटेशन में, प्रोजेक्ट्स में अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे होते हैं, जब आप PTM में चले जाएँ, जो स्कूल की मैनेजमेंट हो गई या टीचर्स हो गए, वो आपके बच्चों को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें ना बहुत हिम्मत देती हैं और लगता है कि हाँ, आई एम ऑन द राइट वे। उफैरा, आपने इतनी चैलेंजेस का जिक्र किया, और भी बहुत सारे होते हैं चैलेंजेस। आप बीइंग अ मदर किस तरीके से अपनी बेटी को उन चैलेंजेस में अपने साथ शामिल करती हैं, उसको कितना पार्ट इंक्लूड करती हैं, कितना एक्सक्लूड करती हैं उन चैलेंजेस से, ताकि वो जब बड़ी हो तो उस सिचुएशन से मुकाबला कर सके? इसमें जैसे मैंने कहा कि मैं अपने हर प्रोजेक्ट में, क्योंकि मैं भी वर्किंग हूँ, अपनी हर चीज़ में इसको डिस्कशन में पार्ट ले रही होती हूँ और इससे मशवरे, और समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं अपने प्रोजेक्ट्स के कुछ छोटे मोटे काम इसको देती हूँ, लाइक लैपटॉप पे दे दिया कि ये करके, तो गलतियाँ होती हैं, शायद मेरा काम डबल हो जाता है, बट मेरे लिए ये चीज़ होती है कि हाँ, शी इज़ लर्निंग। तो बाय द टाइम जो भी बिजनेसेस हो गए या जो भी चीज़ें होंगी, इसमें जो भी ये काम कर सकती है, एंट्री हो गई है या क्लाइंट डीलिंग्स हो गई हैं, इन तमाम चीज़ों में ये बहुत प्रॉपर्ली पार्टिसिपेट करती है, तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट लर्निंग फॉर हर। वैसे जब आप मुश्किलात का सामना करती हैं तो तो आपकी क्या तवक्कुआत होती हैं कि इससे आपकी बेटी को क्या लर्निंग करने को मिल रहा है, क्या लर्न कर रही है उससे? सोनिया, आई थिंक कि ज़िंदगी में मुश्किलात से लोग भागते और परेशान होते हैं, लेकिन मुश्किलात इंसान को बहुत मजबूत बनाती हैं। और मैं ये सोचती हूँ कि जिसकी ज़िंदगी में मुश्किलात और परेशानियाँ नहीं होती ना, वो बड़े पैम्पर्ड और बड़े एक डिफरेंट सी शख्सियत बन के सामने आती है, जिसको अगर आप ज़रा सा भी डिफ़िकल्ट टाइम दे दें तो दे कैन नॉट फेस, मतलब वो बेसिकली किसी के मोहताज होते हैं। तो मैं बहुत प्राउडली फेस कर रही होती हूँ चैलेंजेस को, और इसके लिए भी मैं ख्वाहिश रखती हूँ ना, आई एम श्योर दैट शी कैन ऑल्सो फेस द चैलेंजेस वेरी वेल, कॉन्फिडेंटली एंड ब्रेवली, कर सकती है आराम से। उफैरा, सिंस वी आर क्लोजिंग टुवर्ड्स आवर टाइम, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपसे करनी है, और वो ये कि अपनी बेटी को वो एक नसीहत, वैसे तो बहुत सारी होती हैं, बट दैट वन एडवाइस जो कि आप करें, जो कि उसे ज़िंदगी में कामयाब होने में मदद दे, तो वो क्या एडवाइस होगी? आई विल से ऑलवेज बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, हमेशा अपने साथ, और वो नेमतें, वो रहमतें और वो रिश्ते जो कि आपके लिए ज़रा सा भी कुछ कर रहे हैं ना, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उनकी कदर करके उनको साथ लेकर अगर आगे चलेगी तो बहुत आगे जाएगी, और दुनिया आगे हो जाए, सब कुछ आगे पीछे हो जाए, मटेरियलिज्म जो है ना वो चीज़ों को थोड़ा सा, तो वो चीज़ों को जब साथ लेके चलेगी तो बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगी, बहुत आगे जाएगी। एंड हमारी तो एक, हमारे कॉन्सेप्ट्स डेफिनेट हैं कि हमारी ज़िंदगी तो बड़ी छोटी सी है ना, उसके बाद की भी ज़िंदगी, तो उसमें भी ये कामयाब रहेगी। सो आई थिंक ये कि खुशी के साथ, मोहब्बत के साथ, सच्चाई के साथ अपने आप को कॉन्फिडेंट रखती हुई जब भी आगे बढ़ेगी तो शी विल नेवर लूज एनीथिंग इंशाल्लाह। एंड आपकी साहबजादी माहीन, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ये जो कॉन्सेप्ट है कि बेटियां पढ़ाएं और उन्हें मजबूत बनाएं, क्योंकि अगेन वही बात कि आज आप अपने बेटे पढ़ाएंगे तो वो माशरे को अच्छे से लेके चल सकेंगे। जो मुश्किलात हैं, हमारा कहने का मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि आप सिर्फ एक ही जेंडर पे फोकस करें, बोथ दोनों अल्लाह ताला की नेमत है। यस प्लीज, पढ़ाई नहीं, स्किलफुल भी बनाना है, समझदारी, तरबियत, ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तालीम, तरबियत दोनों। लर्निंग इन टुडेज वर्ल्ड इज नॉट ओनली जस्ट फ्रॉम द बुक्स बट फ्रॉम द होल वर्ल्ड। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो भाई आज के शो से हमें इजाजत दीजिए इस पैगाम के साथ कि आपका बेटा है या बेटी है, इक्वल अपॉर्चुनिटी दें, उसको पढ़ाएं, स्किल सिखाएं, क्योंकि बेटे को पढ़ाएंगे आपका नाम रोशन होगा, बेटी को पढ़ाएंगे आपकी नस्ल रोशन होगी। बिल्कुल ऐसा ही। अब मुझे और फैसल को दीजिए इजाज़त, कल हम फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।